हुआ था इनका 1856 में और डेथ कब हुई थी 1915 में। F.W. टेलर, इनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे? इनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे? तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो ये था कि इन्होंने अपोज करा था रूल ऑफ थंब। पढ़ा है आपने साइंस में रूल ऑफ थंब? वो 2 फिंगर अब जाती है, अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है यूं एक स्ट्रेट करके। 8th 9th में पढ़ा है रूल ऑफ थंब। इन्होंने उसको अपोज करा था और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने रूल ऑफ थंब को अपोज करके किसको इंट्रोड्यूस करा? साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने यह कहा, दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन, फाइंड वन बेस्ट वे, फाइंड वन बेस्ट वे टू डू द वर्क। एक काम को करने के लिए उसका बेहतर तरीका ढूंढो। और ये बेहतर तरीका कैसे ढूंढो? थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस, थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। यानी कि इन्होंने कहा कि हिट एंड ट्रायल इस्तेमाल मत करो। हिट एंड ट्रायल शब्द का मतलब जानते हो? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल जानते हो इस वर्ड का मतलब? यस सर। क्या होता है हिट एंड ट्रायल? सर ये लगा के देख लेते हैं, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा लगा। तुक्का मारना, तुक्का मारना। तो F.W. टेलर क्या कहते हैं? एक बेस्ट तरीका ढूंढो किसी काम को करने का, ना कि तुक्के मारो। और जो बेस्ट तरीका ढूंढो उसके लिए क्या करो? साइंटिफिक एनालिसिस करो। क्या करो? साइंटिफिक एनालिसिस करो। लिख लिया सबने यहां तक? दिव्या? यस सर, यस सर। तीसरा पॉइंट, इन्होंने वर्कर्स के एफर्ट्स को इंक्रीज करने की बात करी। वर्कर के एफर्ट्स को इंक्रीज करने की बात करी थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। इन्होंने ये सोच सामने रखी कि वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, उसके एफर्ट्स को इंक्रीज किया जा सकता है और वेस्टेज को कम किया जा सकता है। और यही हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा मेंटल रिवॉल्यूशन। F.W. टेलर ही वो है जिन्होंने क्या चीज को इंट्रोड्यूस करा? मेंटल रिवॉल्यूशन। इस वजह से F.W. टेलर को, इस वजह से F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो आप बोलोगे हेनरी फियोल। आपसे कोई पूछे जर्नल मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो भी आप क्या बोलोगे? हेनरी फियोल। लेकिन कोई आपसे पूछे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? F.W. टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन भी करा। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन भी करा है। इन्होंने कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, knowing exactly what you want your worker to do and see that they do it in the best possible way। इसी को क्या बुलाते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट बुलाते हैं।
इसी को क्या बुलाते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपके वर्कर से आप क्या करवाना चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल तरीका आपको आना चाहिए उस काम को करवाने का। बेस्ट पॉसिबल तरीका मतलब वही एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि चीप होना चाहिए। यानी कि वर्कर को सेलेक्ट करना, वर्कर को काम देना, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कॉर्पोरेशन होना, यानी एफडब्ल्यू टेलर ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं कि वर्कर पे बात करते हैं? एफडब्ल्यू टेलर वर्कर के बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहे हैं? वर्कर पे बात कर रहे हैं। जबकि हेनरी फियोल किस पे बात करते थे? ऑर्गेनाइजेशन पे कि वर्कर पे? ऑर्गेनाइजेशन पे। हेनरी फियोल तो बात करते थे ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर बात करते हैं वर्कर्स पे। वर्कर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? वर्कर किस चीज से रिलेट करते हैं? वर्कर रिलेट करते हैं आउटपुट से। अगर वर्कर बढ़िया काम करेगा तो आउटपुट बढ़िया होगा कि नहीं होगा? अगर वर्कर काम करेगा तो आउटपुट बढ़िया होगा। चल, अब देखते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर ने क्या क्या दिया आपको याद करने के लिए। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या क्या काम दिया है? तो एफडब्ल्यू टेलर की दो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स, जैसे हेनरी फियोल ने प्रिंसिपल्स दिए ना, ऐसे एफडब्ल्यू टेलर ने भी प्रिंसिपल दिए, और प्रिंसिपल दिए टोटल 4। एफडब्ल्यू टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए? 4। लेकिन प्रिंसिपल्स पहले से थे तो इन्होंने सोचा मेरा नाम कैसे होगा, तो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स के अलावा वर्कर्स के लिए कुछ दी टेक्निक्स। क्या दी? कुछ टेक्निक्स दी। और टोटल टेक्निक्स जो इन्होंने दी वो दी इन्होंने 7। कितनी टेक्निक्स दी इन्होंने? 7। तो अपन पहले शुरुआत जो है वो टेक्निक से करते हैं और एंडिंग अपन प्रिंसिपल से करेंगे। काम चल जाएगा? यस सर। चलिए, तो पहली टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी, उसको बुलाते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या बुलाते हैं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फॉर्मेन शब्द पढ़ा है क्या पहले कहीं आपने मेरे साथ? यस सर, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। फॉरमैन का मतलब क्या, कौन से लेवल का है फॉरमैन? लोअर लेवल का है, बिल्कुल सही। तो एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि अगर आप वर्क करवाना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए? फंक्शनल फॉर्मेनशिप फॉलो करनी चाहिए। क्या फॉलो करनी चाहिए? फंक्शनल फॉर्मेनशिप फॉलो करनी चाहिए। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप के हिसाब से इन्होंने टोटल 8 वर्कमैन बताए, 8 फॉरमैन बताए। कितने फॉरमैन बनाए? 8 पर्सन्स बताए इन्होंने। अब देखो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हेनरी फियोल तो कहते थे यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस ओनली, वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। और एफडब्ल्यू टेलर क्या कह रहे हैं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अरे एक नहीं चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। विजिबल है स्क्रीन पे सभी को? विजिबल है स्क्रीन पे सभी को? यस सर। डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट बनाए? पहले 2 डिपार्टमेंट बनाए। पहला डिपार्टमेंट प्लानिंग और दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन।
पहला डिपार्टमेंट तो प्लानिंग और दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन। फिर प्लानिंग में कितने फोरमैन? प्लानिंग में फोरमैन 4 और फिर प्रोडक्शन में कितने फोरमैन? 4। और ये सारे किसके ऊपर होंगे? वर्कमैन के ऊपर होंगे, लेबर के ऊपर होंगे। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए रजिस्टर में। अब देखो, फैक्ट्री मैनेजर को रिपोर्ट कौन लॉग करेंगे? प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों जगह के लोग करेंगे। अब प्लानिंग और प्रोडक्शन अलग अलग क्यों करें बताओ? कोई रीजन दे सकता है आप में से कि प्लानिंग क्यों अलग किया और प्रोडक्शन क्यों अलग किया? प्लानिंग वाला तो वर्कर को यह समझाएगा कि कैसे काम करना है और प्रोडक्शन वाला ये देखेगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही पढ़ा था ना, अभी यहां पीछे यही लिखा था ना अपन ने, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर वर्कर टू डू। तो ये तो कौन बताएगा? प्लानिंग इंचार्ज। और ये देखना कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन चेक करेगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंडर कितने सुपरवाइजर हैं? 4 सुपरवाइजर है। सबसे पहले का नाम क्या है? सबसे पहले का नाम है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब जो प्रोडक्शन का सीक्वेंस बताए, जो प्रोडक्शन का रूट बताए कि कैसे प्रोडक्शन ऑपरेशंस करेंगे, कैसे प्रोडक्शन फंक्शन होगा, वो कौन बताएगा? रूट क्लर्क बताएगा। आप रूट क्लर्क के लिए लिख लीजिए, स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। रूट क्लर्क के लिए लिख लीजिए, स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस। क्या लिखेंगे रूट क्लर्क के लिए? स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस। दूसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है टाइम एंड कॉस्ट, यानी काम की स्टार्टिंग डेट और काम की एंड डेट कौन डिसाइड करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और उस वर्क में कितना एक्सपेंस होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट शीट भी कौन बनाएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यानी स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट, स्टार्टिंग डेट, कंप्लीशन डेट एंड कॉस्ट शीट, ये तीनों चीजें कौन बताएगा वर्कर को? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। कॉस्ट शीट में क्या बताएंगे? कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना बाकी एक्सपेंसेस लगेंगे, और डेट बताएंगे स्टार्टिंग और कंप्लीशन करने की। अगला नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसके तो नाम में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये वर्कर को क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। वर्कर्स को उनके काम के बारे में कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। और अगला क्या है? डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी क्या बताएगा? डिसिप्लिनरी कुछ बताएगा नहीं, पर एंश्योरिटी दिलाएगा कि परफॉर्मेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही है। यानी कि वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? डिसिप्लिनरियन की है। किसकी है? डिसिप्लिनरियन की है। अब ये तो काम बता दिया। अब जब काम चालू हुआ तो प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 सुपरवाइजर ध्यान देंगे। सबसे पहला इंस्पेक्टर, जो आउटपुट की क्वालिटी चेक करे, वो कौन कहलाता है? इंस्पेक्टर कहलाता है। जो आउटपुट की क्वालिटी चेक करे,
कि जैसा स्टैंडर्ड बोला था वैसा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जैसा प्रोडक्ट बोला था वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा, स्पीड। गैंग बॉस वर्कर्स के लिए सारी तैयारी रखता है। जैसे अगर रोटी बनानी है तो क्या तैयार होना चाहिए? आटा होना चाहिए। आटा होगा तो रोटी बनेगी। तो आटा तैयार करके कौन रखेगा? गैंग बॉस रखेगा। यानी मशीन्स को रेडी टू यूज कौन रखेगा वर्कर्स के लिए? गैंग बॉस रखेगा। मटेरियल तैयार रखना, मशीन को तैयार करना, सारे टूल्स को रेडी रखना ताकि वर्कर आए और सीधे क्या करें? काम शुरू करें। तीसरा, स्पीड बॉस। नाम में क्या आ रहा है? स्पीड। यानी कि ये क्या चेक करेगा? वर्कर के काम करने की स्पीड, ताकि उस टाइम और कॉस्ट क्लर्क के डेटा के हिसाब से टाइम पे काम पूरा हो सके। और आखिरी बॉस, रिपेयर बॉस। अगर कहीं किसी मशीन में या किसी टूल में खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी या ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? रिपेयर बॉस की रहेगी। यानी कि मशीन सही से काम कर रही है या मशीन को प्रॉपरली रिपेयर करना है, ये जिम्मेदारी किसके हाथ में है? रिपेयर बॉस के हाथ में है। तो FW टेलर ये कहते हैं कि एक सिंगल सुपरवाइजर लेबर को या वर्कर को मैनेज करके नहीं रख सकता। हमें कम से कम कितने एक्सपर्ट सुपरवाइजर चाहिए? हमें कम से कम 8 एक्सपर्ट सुपरवाइजर चाहिए जो एक सिंगल वर्कर को संभालने का काम करेंगे। इनमें से 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे। बात क्लियर आई सभी को समझ में? फंक्शनल फॉर्मनशिप क्लियर है सभी को? चलिए, दूसरा टेक्निक। दूसरे टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब तो होता है सेटिंग बेंचमार्क। सेटिंग बेंचमार्क, इसको क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड सेट करना। सिंप्लीफिकेशन यानी कि प्रोसेस को क्या करना? सिंपल करना। यानी कि एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स। unnecessary diversity in products। सिंप्लीफिकेशन से सेविंग होती है। क्या होती है? सिंप्लीफिकेशन लीड्स टू सेविंग्स। चीजों को सिंपल करके चलना। हैप्पी न्यू ईयर देखिए सभी ने, शाहरुख खान की, उसमें क्या कहता है वो? डैड हमेशा कहते थे कीप इट सिंपल। यानी कि जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, अरे ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, नहीं, काम जो हो उस पे फोकस करो और प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके रखो ताकि आपके लेबर की कॉस्ट बचे, मशीन की कॉस्ट बचे, टूल्स की कॉस्ट बचे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कोई बेंचमार्क सेटअप करना। जैसे कि आपने सुना होगा ना, दोस्तों में ही उससे बात करूंगा क्या मैं, ऐसा स्टैंडर्ड है क्या मेरा,
है, कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो, ऐसा स्टैंडर्ड है क्या तुम्हारा? यानी एक बेंचमार्क। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस में चाहे रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, मशीनरी हो, मेथड हो, जैसे आपने कहा कि 2 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 2 दिन। आपने कहा इस क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस होना चाहिए, तो क्या हुआ वापस? प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड। आपने कहा इस मशीन से बना होना चाहिए, जैसे कपड़ा है तो आप बोलते हो ना टेलर से सिलवाया है कि रेडीमेड खरीदा है। अब आपका स्टैंडर्ड क्या है? टेलर वाला स्टैंडर्ड है कि सिला हुआ स्टैंडर्ड है? यानी स्टैंडर्डाइजेशन से हमें क्या आइडेंटिफाई होता है? हम पता लगाते हैं, प्री डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड बना के हम प्री डिटर्मिनेशन कि जो भी चीज हम बना रहे हैं उसका ऐसा टाइप होगा, उसकी ऐसी डिजाइन होगी, उसके ऐसे ऐसे कंपोनेंट होंगे, ये क्वालिटी होगी, ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। ये सारी चीजें पहले से पता लगाना ही क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। FW टेलर ये कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज बना रहे हो, जब भी आप कोई आउटपुट जनरेट कर रहे हो, या जब भी आप आउटपुट के लिए प्रोसेस कर रहे हो, तो 2 चीजों का ध्यान रखो, स्टैंडर्डाइजेशन का और सिंप्लीफिकेशन का। स्टैंडर्ड सेट करने से आपको आपकी प्लान्ड चीज देखने को मिलेगी। भाई जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करा कि यार 85% तो चाहिए ही चाहिए यार। अब जब एग्जाम होगा और अगर किसी की 75 बनी तो वो किससे कंपेयर करेगा खुद को? कहते हैं ना खुद को खुद से कंपेयर करना चाहिए। तो फिर वो खुद को किससे कंपेयर करेगा? अपने स्टैंडर्ड से। यार मैंने सोची तो 85 की थी लेकिन 75 ही आया यार। तो ये स्टैंडर्ड किस चीज में मदद करते हैं? फ्यूचर में डेविएशन पता लगाने में मदद करते हैं कि कहाँ गलतियां होंगी, वो ये स्टैंडर्ड ही बताएंगे हमें। और सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को हटाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन होगा, और सिंप्लीफिकेशन करके हम हमारे काम की चीज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बचत पे भी ध्यान दे पाएंगे। बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। तो आज की चर्चा यहीं तक है हमारी। इन दोनों पॉइंट्स को रीड करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी मैंने क्लासरूम पे भी अपडेट कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो।